अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, इमरान याकूब खान साहब के साथ व्यू पॉइंट से मैं हूं ज़ैनब जतोई। नाजरीन, प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे भारत को इस वक्त एक दफ़ा फिर सुबकी का सामना करना पड़ा है। भारत को शर्मिंदगी तब हुई जब भारत दुबई के एयर शो में भारत का तेजस तैयारा गिरकर तबाह हो गया और भारतीय पायलट भी जाम भाग हो गया है। इसके बाद भारत में क्या इस वक्त समा है, इस पर आज हम बात करेंगे और साथ ही साथ बात करेंगे अमरीकी कांग्रेस ने एक रिपोर्ट शाया की है। इस रिपोर्ट में भी मार्का हक में पाकिस्तान की जीत का तज़करा किया गया है और ये बताया गया है कि भारत को किस तरह से इसमें शिकस्त हुई और भारत को हार का सामना करना पड़ा। इस पर भी आज हम बात करेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे IMF की पाकिस्तानी मुआशियात के बारे में रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट में कुछ खामियों का तज़करा किया गया है। टैक्स कलेक्शन और कुछ बदउनवानी जैसे मामलात जो हैं इस रिपोर्ट में ज़ेर बहस हैं, इस पर बात होगी। और आखिर में हम बात करेंगे आज़ाद कश्मीर के साबिक वज़ीर आज़म के एक बयानिया को भारतीय मीडिया किसी और तरह पेश कर रहा है और इस पर प्रोपेगेंडा करने की कोशिश कर रहा है। अब वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की जानिब से क्या कहा गया था, उस पर आज हम बात करेंगे और साथ ही साथ ये बताएंगे कि किस तरह से भारतीय मीडिया की जानिब से इस पर जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है स्टेटमेंट पर, उस वजह से भारत की अपनी क्रेडिबिलिटी जो है वो ख़राब हो रही है। इस पर बात होगी। भारत को पै दर पे जिस किस्म का सामना करना पड़ रहा है, हज़ीमत उठानी पड़ रही है भारत को अपने पायलट्स की वजह से और अपने तैयारों की वजह से, किस तरह से देखते हैं आप इस तमाम तर चीज़ को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ैनब, सबसे पहली बात तो ये है कि बतौर मुसलमान हमारा तो ईमान है कि अल्लाह ताला ने और अल्लाह ताला के रसूल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया है वो उसमें कभी भी कोई गुंजाइश नहीं हो सकती और वो हमेशा सच ही है। तो सच्ची बात यह है कि नबी वसल्लम की हदीस मुबारक है कि इन्नमल अमालो बिन्नियात, अमलों का दारोदार नीयतों पे होता है बेशक, और तकब्बुर जो है वो सिर्फ अल्लाह की चादर है। तो मामला यह है कि इंडिया की तरफ से जिस तरह का तकब्बुर का मुजाहरा किया जा रहा था और जिस तरह से आपने देखा कि गोदी मीडिया हिंदुत्व की सोच को, RSS की सोच को बढ़ोतरी देते हुए वो जो वहां पे कैंपेन चलाए हुए हैं और जो जुल्म सितम है उसका अल्लाह ताला ने फिर वो जवाब इस तरह से हमारे अल्लाह ने मदद की और उनको मिला कि जिस तरह मार के हक में और बयानुल मनसूस में उनको हजमियत उठाना पड़ी, उनको दिगर कुत लगी। और उसके बाद अब आप देखें कि हर आलमी सतह के फोरम पे भी उनकी सुबकी होती है। वो आज आप देखें कि जिस तरह से दुबई एयर शो में ये हुआ और इंडिया का त्यारा कल पहले आया कि वो शॉपर के साथ तेल लीक होने को रोक रहे थे, आज फिर वो त्यारा उनका जो है जिसको वो बड़ा अपने लिए प्राइड समझते थे वो जिस तरह से तबाह हुआ। और फिर उसके बाद इंडियन चैनल्स पे जो हाहाकार मची है वो शायद आपने देखी नहीं। तो मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह की तरफ से भी उनके लिए ये एक सबक है कि उनको जो तकब्बुर था उनका वो खाक में अल्लाह ने मिला। इमरान साहब, आपने बड़ी दुरुस्त बात कही है कि भारत का तकब्बुर खाक में मिला, पूरी दुनिया ने देखा है। इसी मामले पर बात करेंगे। एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती दिफाई तजियाकार भी हमारे साथ मौजूद है। खालिद चिश्ती साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। किस तरह से देख रहे हैं ये जो दुबई के एयर शो में भारतीय तैयारा था तेजस तबाह हो गया है, पायलट भी हलाक हो गया है, तो ये भारत के साथ क्यों हो रहा है, क्या वजह है? वजह तो ये बताई जा रही है कि तैयारे में कोई फ़नी ख़राबी थी, इस वजह से ये हादसा हुआ। आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? जी, बहुत शुक्रिया आपका और इमरान साहब का, आपने इनवाइट किया। पहले तो मैं ज़ाहिर है एज इंसान अफसोस का इज़हार करना चाहूँगा और फॉर्मर फाइटर पायलट, एक और फाइटर पायलट की मौत हुई है और हिंदुस्तान का नुकसान हुआ है। एज ए ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड आई लाइक टू ऑफर माय सैडनेस, लेकिन उसकी कॉन्सिक्वेंसेस ज़ाहिर है बहुत पीछे लंबे जाते हैं। ये जहाज़ वो है जिसको हिंदुस्तान 40 साल से बनाने की कोशिश कर रहा है और पिछले 40 सालों में सिर्फ 40 जहाज़ बनाए उन्होंने। मायूसी का ये आलम है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। पाकिस्तान ने उनके 1985 के अगेंस्ट 1995 में जहाज़ बनाने शुरू किए, JF-17 थंडर, और अब अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 200 जहाज़ पाक फ़िज़ाइया का हिस्सा है कामयाबी से। ये जहाज़ जो है, आपने जो कहा कि ये रिप्लेस करना था MiG-21 को। MiG-21 तकरीबन 60s में इंडक्ट किया था हिंदुस्तान ने, तकरीबन 850 जहाज़ इंडक्ट किए अपनी एयरफोर्स में MiG-21 और 400 क्रैश किए उसमें से। आप सोचें तो पिछले तकरीबन 60 सालों में 400 में से तकरीबन 200 पायलट्स की जान गई साथ। उनका सेफ्टी रिकॉर्ड मैं आपको पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जहाज़ उस
तरह तो कामयाब मैं कहूँगा नहीं है, क्योंकि ये अभी तक नंबर में भी नहीं बना। हिंदुस्तान के एयरफोर्स चीफ बड़े फ्रस्ट्रेटेड थे इसके ऊपर। इसी साल जनवरी 2025 में उन्होंने इसी जहाज़ पर मायूसी का इजहार करते हुए उस कंपनी से जो बना रही है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, हाल के नाम से कंपनी जो बना रही है, उससे गिला किया था कि पिछले 40 सालों में हमें जहाज़ नहीं मिले। और ख़ास तौर पर जो 9 साल 2016 में इन्होंने ऑर्डर किया था जहाज़ों का अपने, उनमें से 40 में से भी एक जहाज़ नहीं मिला। और ये एक एलिमेंट ऑफ फ्रस्ट्रेशन इसलिए है कि ये जहाज़ों ने मिग 21 को रिप्लेस करना था, और मेजर वजह इन जहाज़ों के जो मिग 21 है उनके ज़्यादा क्रैश होने की वजह यही थी कि ये जहाज़ टाइम पर प्रोड्यूस ही नहीं हुए, एयरफोर्स को सप्लाई नहीं हुए, जिसकी वजह से पुराने जहाज़ों को मेंटेनेंस पर कॉम्प्रोमाइज़ करके चलाते रहे। ये जहाज़ तो सेकेंड क्रैश है इसका, एक 2024 में हुआ था और वो भी एक इंजन फेलियर था, टेक्निकल था। लेकिन ये जहाज़ जो क्रैश हुआ है, मैं अभी तो जजमेंट नहीं दे सकता, ऑल्दो मैं फ्लाइट सेफ्टी और दूसरे कोर्सेज किए हुए हैं एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन के, हम इतनी जल्दी जज नहीं कर सकते ये क्या हुआ है। लेकिन ये पहले मैं आपको एनवायरनमेंट बताऊं कि ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा एयर शो है। इसमें तकरीबन 200 के करीब जहाज़ इस वक्त भी डिस्प्ले पर हैं। जहाज़ सिर्फ फाइटर नहीं, सिविल एयरलाइनर्स, कमर्शियल एयरलाइनर्स, हेलीकॉप्टर, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, और अभी इतना बड़ा ये है कि प्लेटफॉर्म के इसको कहा जाता है कि ये $multi-billion का इवेंट होता है ये। और वो क्यों होता है कि मुल्कों के दरमियान डील्स होती हैं। मैं आपको एक मिसाल सिर्फ दे देता हूँ कि अभी एमिरेट एयर ने अनाउंस किया कल ही कि उसने डील की है बोइंग 777 कंपनी के साथ, बोइंग 777-9 जो उनका लेटेस्ट जहाज़ है, 65 जहाज़ खरीदने की उन्होंने डील की है, जिसका मतलब इमेजिन कर लेंगे कितना वॉल्यूम होता है बिजनेस का। हिंदुस्तान भी ये जो जहाज़ यहाँ लाया था उसका मकसद यही था कि खुद तो अभी नहीं कर सके अपनी तसल्ली के मुताबिक प्रोडक्शन, लेकिन वो एक्सपोर्ट करना चाहते थे कि उससे बूस्ट मिलेगी, इनको रेवेन्यू जनरेट होगा, एक वर्थ डेवलप होगी। और जब यहाँ क्यों लिखाए जाते हैं डिस्प्ले पर, आप वेपन्स दिखाते हैं जहाज़ के स्टैटिक डिस्प्ले में जहाँ पर जहाज़ खड़े होते हैं, और एरोबैटिक्स आप इसलिए करते हैं कि जहाज़ की लिथैलिटी, परफॉर्मेंस, टर्न रेट, मनूवर, रेट ऑफ क्लाइम, इंजन की परफॉर्मेंस, सब कुछ दिखाते हैं। और जाहिर है ये सारा कुछ पायलट ही करता है। और ये इसलिए ज़मीन के बहुत करीब ऐसे मनूवर्स किए जाते हैं क्योंकि जाहिर है ऑडियंस आपके हज़ारों की तादाद में नीचे खड़े होकर देख रहे हैं, लाखों आपको स्क्रीन पर देख रहे होते हैं, तो इसलिए जिसको कहते हैं गलती की गुंजाइश ना होने के बराबर होती है इसके अंदर। इसको आमतौर पर हम कहते हैं CFIG, जो मुझे अपरेंट लगता है वो है कंट्रोल्ड फ्लाइट इनटू ग्राउंड, जिसका मतलब ये होता है कि ज़ाहिरी तौर पे ये लग रहा है कि जहाज़ की सेटअप ऐसा पायलट से नहीं बना जिससे वो निकल सकता, लेकिन मुझे लग रहा है कि जहाज़ का इंजन उस फ्लाइट के थ्रू अभी भी काम कर रहा था, लेकिन वो स्टीप डाइव ऐसी थी। तो खालिद चिश्ती साहब, आप फिर समझते हैं कि ये पायलट की नाकामी है, ना कि ये कोई फ़नी ख़राबी की वजह से यह हादसा पेश आया? क्योंकि जिस तरह से राफाल तैयारे हमने मार्का हक में गिराए, उसके बाद राफाल की हमने देखा कि मार्केट डाउन हुई, अब तेजस की भी बताया जा रहा है कि तेजस की मार्केट भी डाउन हो गई है। तो अब आप समझते हैं कि फिर ये पायलट्स की नाकामी है ना कि इन तैयारों की? देखिए, इस वक्त मैं जैसे कह रहा था ना कि मेरे लिए अनएथिकल होगा जंप करना कंक्लूजन के कि यही वजह है। कॉम्बैट में मारना और होता है, और ये जो जहाज नुकसान हुआ है ये अभी या टेक्निकल हो सकता है या एक पायलट हो सकता है। तीसरा, हमारे पास एक और एविडेंस तब होता है कि अगर पायलट ने कोई रेडियो कॉल दी हो, ATC को, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को दी हो कि मेरे जहाज में ये मसला हो गया है, लेट से मेरा इंजन बंद हो गया है या ये मसला, वो भी कॉल नहीं आई। आमतौर पर जब इस तरह की होती है तो रूटीन में तो कॉल आती है, लेकिन ये जहाज़ क्योंकि इतना लो ऑपरेट कर रहा होता है, लो ऑल्टीट्यूड पर होता है, कि पायलट के पास शायद रेडियो कॉल देने के लिए भी मुश्किल ही वक्त बचता है, अगर ख़ास तौर पर ज़मीन के बहुत करीब कोई ऐसा इंसिडेंट हो, या वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए जहाज़ अपनी वजह से, या मैनेज ना कर पाए मनूवर, या फिर जैसे मैंने कहा कि ऐसी क्रिटिकल स्टेज पर कोई इंजन का प्रॉब्लम हो जाए, तो अभी जंप नहीं कर सकते कंक्लूजन पर, यही हुआ होगा। चिश्ती साहब, ये फरमाइएगा कि ये जो मिग तैयारों की आपने बात की, उनको तो वैसे ही उड़ते ताबूत करार दिया जा चुका है, तो अब ये तेजस जो है, तेजस के वाले से भी अगर आप खुद इंडियन मीडिया की ही मुख्तलिफ रिपोर्ट्स देखें तो इस बारे में भी मीडिया में बहुत कुछ पहले भी आ चुका है। तो आप क्या समझते हैं? ये बात आपकी तो बिल्कुल ठीक है कि दुश्मन के मरने के भी हमें खुशी का इजहार तो उस तरह से नहीं, इंसानी बुनियादों पर करना चाहिए, लेकिन ये भी तो एक बिल्कुल सच है ना कि इंडिया जो है वो जिस तकब्बुर का मुजाहरा कर रहा था, तो असल में तो उनकी नॉन प्रोफेशनलिज्म की इंतहा ये है कि ना उनके पायलट उस मेयार के हैं और ना ही उनके जहाज उस मेयार के हैं। जी, आपने ठीक कहा कि हिंदुस्तान एयरफोर्स को पहले ही मई में इतना बड़ा झटका लगा था जब हमने तैयारे मार गिराए। फिर हमारे सबसे बड़े स्पोक्स पर्सन मेरा ख्याल है अमेरिकन प्रेसिडेंट बन गए, जो उन्होंने अभी भी रिसेंटली कहा 8 ब्रांड न्यू ब्यूटीफुल एयरक्राफ्ट।
तो वो एक इंडियंस को याद कराते रहते थे कि आपका नुकसान हुआ है। हिंदुस्तान जाहिर है पूरी कोशिश के बावजूद वो प्रोफेशनल इमेज नहीं रिकवर कर सका अपना, जो उसका समझते थे कि उनका बनता है। और उन्होंने ऑल्दो हमारे पर काउंटर एलिगेशन भी किया कि हमने 10-12 जहाज मारे, कभी उनके इंडियन एयरफोर्स चीफ 93 दिन बाद आकर 9 अगस्त को कहते हैं कि मैंने 5-6-7 जहाज मारे हमने, फिर 10-12 कर देते हैं, उनको सबूत कोई नहीं देते हैं। तो क्रेडिबिलिटी डेफिसिट तो इमरान साहब उनका बहुत अरसे से चल रहा था, यानी ट्रस्ट डेफिसिट जो लोगों का इंडियन एयरफोर्स पर था। लोगों को पता था कि पाकिस्तान एयरफोर्स सच बोल रही है। आप खुद नोट करें कि 8 मई को जो पाक फिजाइया ने ISPR के साथ मिलकर कॉन्फ्रेंस की थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसके बाद आपको पाक फिजाइया का कोई नुमाइंदा नजर नहीं आया होगा मीडिया पर, क्योंकि हम एक साइलेंट ग्रेस में चले गए, वो तैयारी में चले गए। हिंदुस्तान एयरफोर्स एक नॉइजी रिटोरिक में है, शोर मचा रहे हैं, हमने ये किया, लेकिन दुनिया नहीं मान रही। दुनिया का कोई मीडिया ब्रेकिंग न्यूज उनके एयर चीफ के भी कहने पर नहीं चला रहा, क्योंकि क्रेडिबिलिटी का डेफिसिट है। तो अभी उससे रिकवर नहीं कर पाए थे, तो एक और जो जिसको कहते हैं स्टिग्मा लग गया कि अपना ही बनाया हुआ जहाज जिसको आप बेचने के लिए लाए थे, वो दुनिया को इंप्रेस करने की बजाय एक और डिप्रेशन का शिकार उनकी अपने लिए वजह बन गया, जो हिंदुस्तान की एयरफोर्स के लिए। तो ये एक लॉन्ग हिस्ट्री है हिंदुस्तान की एयरफोर्स को, शायद उनकी नीयतों का है कह लें, या उनका ग्रेस नहीं है दिखा रहे उनके, तो शायद ये उनका एक फैक्ट पे मबनी बात है कि भारत ने कभी अपनी नाकामी की जिम्मेदारी कबूल ही नहीं की। जिस तरह से मार के हक में हमने इनको हराया, वो भी उन्होंने कभी कबूल नहीं किया। ट्रंप ने भी कई दफ़ा इसका जिक्र किया है, लेकिन भारत जो है इस पर आमादा होने को तैयार नहीं है। इंटरनेशनल मीडिया ने भी इस बात को सबूत के साथ पेश किया है, लेकिन फिर भी नहीं मानता भारत। अमेरिकी कांग्रेस ने रिपोर्ट भी शाया की है जिसमें पाकिस्तान की मार के हक में फतह को तस्लीम किया है। और अब आप समझते हैं कि अब इस रिपोर्ट के बाद अब कोई जगह बचती है मोदी सरकार की कि वो इसको इनकार करे कि मार के हक में भारत ने कोई भारत ने कोई प्लस पॉइंट जीता था? आपको लगता है कि इस रिपोर्ट के बाद कोई जगह बचती है, कोई गुंजाइश बचती है? देखिए, मैं तो आज का मशवरा नहीं दे रहा, लेकिन मेरी क्योंकि आवाज़ बड़ी छोटी है और इतनी ताकतवर नहीं है कि वहाँ तक पहुँचे पावर कॉरिडोर्स में। मैं जुलाई में सून आफ्टर ये जो हमारा शूटिंग हुई थी, मैं अमेरिका और कनाडा गया था, वो लेक्चर्स वगैरह के लिए, कुछ टॉक शोज रिकॉर्ड करवाने थे। तो कनाडा में एक इंडियन ओरिजिन के सिख थे और जो कैनेडियन थे, वो उन्होंने मुझसे यही सवाल किया था। उन्होंने कहा था, आप समझते हैं हमारी एयरफोर्स इतनी कमज़ोर है और आप क्या, हमारे पास ऑप्शंस है, आप क्यों कह रहे हैं इतना? मैंने कहा जी, मैं तो कमज़ोर नहीं कह रहा आपको, लेकिन मैं एज अ फाइटर पायलट ये कहता हूं कि हम सबको सिखाया जाता है कि आपने लास्ट डिच मनूवर या एस्केप मनूवर आखिर में क्या करना होता है, और वो ग्रेसफुल होना चाहिए। तो मैंने कहा कि इंडियन एयरफोर्स को चाहिए कि ग्रेसफुल एग्जिट प्लान कर ले और कह दे कि गलती हुई, हम अंदर नहीं होने देंगे। वो ज्यादा रिस्पेक्ट करेगी एयरफोर्स एज अ प्रोफेशनल एयरफोर्स, बजाय इसके कि डिनाइल मोड में रहे और काउंटर क्लेम करे पाकिस्तान के खिलाफ बगैर सबूत के। ना डिजिटल फुटप्रिंट दिया, ना कोई कोऑर्डिनेट्स दिए, ना कोई मलबा दिखाया, ना रेडियो कॉल सुनाई। तो दुनिया इसीलिए मानना नहीं चाह रही ना। ये तो नहीं कि वो हमसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं, दुनिया के सारे मीडिया हमारी तरफ इंक्लाइंड है या हमारे से ज्यादा इंप्रेस है, वो सबूत मांगते हैं। अब ये वो मीडिया नहीं रहा 60s और 70 वाला कि जो आपने सरकारी बयान दे दिया वो मान जाएंगे और ब्रेकिंग न्यूज बन जाएगा। लोग कहते हैं जी हमें प्रूफ दें। वो छोड़े, उनके घर में उनकी कांग्रेस जो है, अपोजिशन लीडर राहुल गांधी कह रहे हैं हमें सबूत दें कितने जहाज आपने मारे पाकिस्तान के। तो दुनिया प्रूफ मांगती है। वो लॉस ऑफ डेफिसिट ऑफ क्रेडिबिलिटी बहुत बुरी तरह हिंदुस्तान का पहले से था। अब मेरा ख्याल है लॉस ऑफ उनका जो एक इमेज था प्रोफेशनलिज्म का, स्किल वाइज या जहाज की टेक्निकल कैपेबिलिटी वाइज, वो भी मुझे डाउन द ट्रेन लग रहा है। सर, लेकिन देखिए, इतने डाउनफॉल के बाद भी भारत पाकिस्तान को धमकियां देता है कि दोबारा से कोई जंग का माहौल बनाया जाएगा, और मुसलसल धमकियां आती हैं पाकिस्तान को। क्या समझते हैं कि ये जो कुछ हो रहा है भारत के साथ, इसके बावजूद आप समझते हैं कि आगे जाके भारत कोई मिस एडवेंचर कर सकता है? देखिए, मिस एडवेंचर की 2 ही चीजें चाहिए होती हैं और तीसरी एक और चीज आउटपुट चाहिए होती है। मिस एडवेंचर के लिए एक सलाहियत चाहिए होती है और एक हौसला चाहिए होता है। बिल्कुल। नियत आप जब मर्जी कर ले, नियत पे तो कोई पाबंदी नहीं है। उन्होंने पहले भी मई में भी की थी। एक काबिलियत उनमें कोई इजाफा नहीं हुआ, बल्कि 45 के करीब उनके जो MiG-21 ऑब्सलीट थे वो सितंबर में 2 स्क्वाड्रन भी रिटायर हो गए हैं। तो उनका तो नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट जिसको कहते हैं वो तो कम हुए हैं, पहली बात। हौसला आपने देख लिया मई पे, उसमें मुझे कमेंट करने की जरूरत नहीं है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज चाहिए होती है जब आप इस तरह का ऑफेंस लॉन्च करते हैं, जो एग्रेसिव होता है, उसको एक चीज दिखानी होती है लोगों को, वो होती है वॉर ट्रॉफी। यानी आपने क्या जीता, जंग में क्या जीत कर आए हैं। आपने हमला किया पाकिस्तान पर, इकोनॉमी तबाह की अपनी भी, अनसर्टेनिटी की पूरे खित्ते के अंदर, लोगों के दरमियान एक जान खेजी के माहौल बना दिया इतने महीनों के लिए। ट्रॉफी कौन सी जीत कर लाए हैं? हिंदुस्तान कोई ट्रॉफी नहीं ले जा सका, बल्कि अपने साथ जहाज लैंड नहीं किए उनके बेसिस पर खैरियत से। तो एक एम्बैरेसमेंट तो हिंदुस्तान पहले ही फेस कर रहा था। तो अभी मेरा नहीं ख्याल कि उनकी काबिलियत है कि उन्होंने कोई काबिल हो गए हैं, कोई नई इंडक्शन कर ली है, कोई टैक्टिक्स इंप्रूव कर ली हैं, कोई इंटीग्रेशन नई सीख ली है।
तो अभी वो उस सेंस से तो बहुत पीछे हैं। और अगर वो मिस एडवेंचर करेंगे तो मेरा मानना यह है कि उससे बड़ी एम्बैरेसमेंट होगी, तो फिर अपने लोगों को क्या दिखाएंगे। क्योंकि आखिरी जुमला मेरा ये है कि जब ऑफेंस लॉन्च करते हैं तो इनिशिएटिव आपके पास होता है, टाइमिंग आपके पास होते हैं, जगह आपने चूज करनी होती है, इंटेंसिटी या नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट आपने चूज करने होते हैं। तो सब कुछ चॉइस होने के बाद आप मर्जी के रिजल्ट नहीं ले सके। तो जब मर्जी के रिजल्ट नहीं ले सके तो कौम आपसे पूछेगी कि हिसाब दें कि जहाज किधर है, दुनिया के दुश्मन के किधर है और आपके अपने पूरे क्यों नहीं है। सर, मई में जो जंग का माहौल बना, हमने देखा सदर ट्रंप ने सालिस का रोल प्ले किया और जंग रुकवाई। सदर ट्रंप की जानिब से एक दफ़ा फिर इसका क्रेडिट लिया गया है कि उन्होंने जंग रुकवाई पाकिस्तान और भारत के दरमियान, और ये भी कहा गया है कि उन्होंने 350% टैरिफ की धमकी दी थी भारत को और फिर जंग रुकी। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? सदर ट्रंप जो बार बार इस जंग का वो क्रेडिट लेते हैं कि उन्होंने जंग रुकवाई है, और अब ये जो उन्होंने कहा है कि 350 टैरिफ कहा था कि भारत पर आयद होगा, तो फिर भारत इस वजह से भारत ने जंग रोकी। तो इसको आप किस तरह से देख रहे हैं स्टेटमेंट को? मेरा ख्याल इमरान साहब बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, ये मेरे से एग्री करेंगे कि प्रेसिडेंट अमेरिका के जो है ना, ये स्टेट्समैन नहीं मैं इनको कहता, ये बिजनेसमैन है। स्टेट्समैन और बिजनेसमैन में एक फर्क होता है। स्टेट्समैन नेगोशिएट करता है एक सेटलमेंट की तरफ, एक आपके फायदे का भी ध्यान रखता है, थोड़ा अपने फायदे का ज्यादा रखता है कि मेरा क्या फायदा है, आपको भी कुछ इंसेंटिव देता है, खुद भी लेता है। जो बिजनेसमैन होता है, वो डील करता है। वो कहता है अगर मैं तुम्हें दूंगा ये वाला तो तुम मेरे लिए क्या करोगे, ये मुझे ज्यादा दोगे तो मैं तुम्हें क्यों ज्यादा दूं। ये नहीं, वो डीलिंग करता है। अमेरिकन प्रेसिडेंट डील करते हैं। इतने अरसे से आपने देखा 350% टैरिफ लगा दूंगा, रोजाना अमेरिकन प्रेसिडेंट ने एम्बैरेस किया इंडिया को, जहाज इतने गिरे। फिर आप नोट करें, उन्होंने मजबूर कर दिया कि रशिया से तेल ना खरीदे, उन्हें मजबूर कर दिया कि जो ब्रिक्स की ऑर्गेनाइजेशन है, जो ऑब्वियसली ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और इन मुल्कों से मिलकर बनाई है, इंडिया उनमें पायनियर मुल्क है। तो प्रेसिडेंट अमेरिका इसलिए गुस्से में थे कि इंडिया क्यों पायनियरिंग करता है, नंबर 1, और ये मेरे डॉलर को थ्रेट करने के लिए इंडिया ने ऑर्गेनाइजेशन बनवाई है, ये तो गुस्से में थे। फिर आपने देखा कि उन्होंने डिफेंस पैक्ट एक्सटेंड कर लिया 10 साल के लिए। और तो कैरेट एंड स्टिक देखे ना, डील नजर आ रही है आपको कि उन्होंने प्रेशर डाला, फिर अपने मकसद की डील ली और साइन किए और अपने अपने घरों को चले गए। तो अब इंतजार करें, अमेरिकन प्रेसिडेंट किसी दिन ये भी बता देंगे कि 8 जो है ब्रांड न्यू ब्यूटीफुल एयरक्राफ्ट किस मुल्क के थे, इंशाल्लाह ताला बताएंगे जल्दी वो भी। ठीक है, बिल्कुल। भारत को जिस किस्म की हजीमत का सामना एक दफ़ा फिर करना पड़ा है और भारतीय मीडिया की जानिब से अब मुख्तलिफ किस्म की बयानबाजी भी की जा रही है और किसी न किसी तरीके से अपने आप को कवर करने की कोशिश की जा रही है। अब इसमें पायलट वजह है या फिर जो तकनीकी ख़राबी एक वजह बताई जा रही है भारतीय मीडिया की जानिब से, इसमें क्या सच्चाई है ये तो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारे साथ मौजूद थे एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, अभी वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे भारत अफगानिस्तान की तिजारत के लिए पाकिस्तान का मुतबादिल बन सकता है, इस पर बात होगी। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाजरीन, IMF की हालिया रिपोर्ट में पाकिस्तान के मौजूदा निज़ाम में कुछ ख़राबियों का तस्करा किया गया है, जिनमें यह भी कहा गया है कि करप्शन और नाकिस टैक्स सिस्टम एक बहुत बड़ी वजह है। इसी मामले पर बात करेंगे। डॉक्टर खाकान नजीब माहिर मुआशियात हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। IMF ने जो रिपोर्ट शाया की है, इस रिपोर्ट में करप्शन मुस्तकिल चैलेंज करार दिया है और ये भी कहा है कि अशरफिया की जेबें भरी जा रही हैं। आपके ख्याल में यही पाकिस्तान का सबसे बड़ा मुआशी मसला है? देखिए, पाकिस्तान ने खुद एक रिपोर्ट की रिक्वेस्ट की थी IMF को, और एक TA मिशन यानी कि टेक्निकल असिस्टेंस मिशन ने एक ब्रॉड बेस्ड सी फेडरल गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर को देखते हुए एक रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें मालियाती मैनेजमेंट, टैक्स पॉलिसी, पब्लिक स्पेंडिंग, फाइनेंशियल ओवरसाइट, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, रूल ऑफ लॉ, जुडिशरी, एंटी करप्शन, ये सारी चीज़ें देखी गई हैं। तो पहले तो लेट्स बी क्लियर अबाउट दिस, ये पाकिस्तान पे कोई पहली रिपोर्ट नहीं है। अगर आप उस रिपोर्ट को पढ़ेंगे तो उसमें उन्होंने पिछले 5-6 साल की रिपोर्ट्स का जिक्र किया है। व्हेन आई जॉइंड गवर्नमेंट इन 2008-9, तो मैंने आने से पहले कुछ टाइम लेकर पाकिस्तान की रिपोर्ट्स पढ़ी, तो चाहे वो नेशनल कमीशन ऑफ गवर्नमेंट रिफॉर्म की रिपोर्ट हो, उससे पहले चले जाएं, बहुत सी 70, 80, 90 की दिहाई में यही चीजें इंप्रूव करने की जो बात है वो की जाती है। ऑब्वियसली ये रिपोर्ट मोस्ट रीसेंट है और ये ठीक बात है। इकोनॉमिक गवर्नेंस, चाहे वो टैक्स का निज़ाम हो,
हमारी स्पेंडिंग यानी कि पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट की इम्प्रूवमेंट, जिसमें हमने कुछ काम किया भी है, ट्रेजरी सिंगल अकाउंट बना है, पर वो ये कहते हैं जी इसकी बेहतर जिसे कहेंगे इफेक्टिवनेस होनी चाहिए। दुरुस्त बात है, इसको गलत नहीं कह सकते। इसी तरह ऑडिट्स हो रहे हैं पर आप उनकी क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हैं। आप एजीपी ऑडिटर जनरल का जो दफ्तर है उसको ज्यादा इंडिपेंडेंट कर सकते हैं। बिल्कुल। मार्केट रेगुलेशन, देखिए ये एक वीक एरिया है पाकिस्तान का, जिसका क्या मतलब है, ओवर रेगुलेटेड इकोनॉमी है। हमने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ वर्किंग, फ्रिक्शनलेस ट्रांजैक्शंस, ईज ऑफ ओपनिंग, ईज ऑफ क्लोजिंग बिजनेस, ये सब कुछ बनाना है। इस पे भी उन्होंने बात की है। उन्होंने एएमएल पे बात की है कि पाकिस्तान हैज डन वेल एक्चुअली, और ये कहा है उन्होंने, और मैं खुद चूंकि इस चीज का पार्ट रहा हूं तो आई से दिस विद कंफर्ट। पर वो ये कह रहे हैं कि इसकी फर्दर जो जिसे कहेंगे इंप्लीमेंटेशन है उसको वीकर ना समझा जाए, बल्कि और बेहतर बनाने में कोशिश की जाए। इंटर एजेंसी कोऑपरेशन बढ़ाई जाए। अच्छी बात है, करना चाहिए, इसमें भी कोई ऐसी बात नहीं है। फिर आप अगर रूल ऑफ लॉ की बात करें तो एक बैकलॉग तो केसेस का है ना, इवन इकोनॉमिक केसेस स्टक रहते हैं। हजारों अरब रुपए के जो पाकिस्तान की केसेस हैं वो स्टक हैं, तो उनका बैकलॉग निकलना चाहिए। इसी तरह ओवरऑल मोर प्रेडिक्टेबिलिटी इन द सिस्टम ये होनी चाहिए। हम आज भी जानते हैं कि इफ यू वर्क थ्रू पाकिस्तान तो देयर इज एन इशू ऑफ स्लो रिएक्शन एट मेनी लेवल्स। तो वो इसको कह रहे हैं कि आप बेहतर करें। एसओईज की परफॉर्मेंस हम हर वक्त पाकिस्तान में बात करते हैं, उन्होंने भी इस पे बात कर दी है कि इसकी प्राइवेटाइजेशन होनी चाहिए। कौन कहेगा कि पीआईए नहीं बिकनी चाहिए, कौन कहेगा कि एनर्जी सेक्टर नहीं बिकना चाहिए, उन्होंने भी इसकी बात कर दी है। एक चीज वो ये कहते हैं कि ज्यादा आप जिसे कहेंगे रेड टेप का जो कैप्चर है उससे गवर्नमेंट को पीछे निकालिए। हम सब इस वक्त अथॉरिटीज भी कहती हैं, सारे इकोनॉमिस्ट भी कहते हैं कि जो पाकिस्तान का निज़ाम है उसमें से गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर को निकालना, एक एनएफसी का करना, 17 सब्जेक्ट्स को नीचे देना, रेगुलेटरी ओवरहैंग को कम करना, ये सब चीजें करने वाली हैं। टैक्स के निज़ाम में आसानी पैदा करनी चाहिए, इसमें कोई दो आरा नहीं हो सकती। सो देखिए ओवरऑल जो ये रिपोर्ट पोर्ट्रे कर रही है ये है कि अगर आप ये सारी चेंजेस कर लेते हैं तो आखिरी बात करूंगा, आने वाले 3 से 5 साल में आप अपनी ग्रोथ को यानी कि जो इकोनॉमी का हुजम है उसको रिफॉर्म करके नई इन्वेस्टमेंट लाकर बेहतर कर सकते हैं। इसमें कोई दो आरा नहीं हो सकती। डॉक्टर साहब, इसका मतलब तो ये हुआ, जिस तरह से आपने ये सारा बयान किया है तो इससे हम ये नतीजा हासिल कर सकते हैं कि पाकिस्तान की दरख्वास्त पे आईएमएफ ने ये जो रिपोर्ट पेश की, अगर इसकी प्रॉपर इस पे अमल दरामद किया जाए तो पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर हो सकती है। दूसरा ये फरमाइएगा कि उन्होंने ये जो कहा है आईएमएफ ने कि 15 निकाती जो आपका इस्लाहाती एजेंडा है इसको फौरी नाफिज करें, तो ये 15 निकाती एजेंडा है क्या, और इससे अवाम का मजीद जूस निकलेगा या अवाम को कुछ रिलीफ भी मिलेगा? सो इमरान साहब, एक तो अगर आप इसको एनालिटिकली और पॉजिटिवली देखना चाहते हैं तो ये सोच है जो आपने सामने रखी है कि वी नीड टू डू ऑल दिस वर्क, वी हैव द टाइम एंड स्पेस टू डू ऑल दिस वर्क, वी हैव द मैक्रो स्टेबिलिटी टू डू ऑल दिस वर्क। सो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। आईएमएफ कोई पनेशिया नहीं है, कोई भी बाहर से आकर ये काम कर नहीं सकता। 15 नुकाती एजेंडा क्या है, सो मैं आपके सामने 15 नुकात रख देता हूं तो कि पाकिस्तान को समझ आ जाए कि क्या रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो आप एसओईज को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देते हैं इससे निकालें, उनको कंपीट करने दें। इमरान भाई ट्रस्ट मी, मैं ये सरकार में भी कहता था कि यार इनको कंपीट करने दें, हम अगर बेच नहीं सकते तो अगर कंपेटिटिव बिहेवियर में लाएंगे तो बेहतर हो जाएंगी। नंबर 2, वो कह रहे हैं कि जो एसआईएफसी की इन्वेस्टमेंट्स हुई हैं, जो कंसेशंस दिए गए हैं, जो रैशनल्स प्रेजेंट किए गए हैं, उसका एक अहाता कर लें। यार चीज़ों का अहाता करने में तो कोई ऐसी दो मुख्तलिफ राह नहीं हो सकती। अगर ये राह लेकर आप चलेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अभी तक जो किया है काम उसका क्या नतीजा निकला है और उसको कैसे बेहतर करना है। तीसरी बात वो ये कह रहे हैं कि बिजनेस रेगुलेशंस को कट करें, आसान बनाएं, अननेसेसरी चीज़ें निकालें और इनको डिजिटाइज कर दें। फेयर पॉइंट। जो रेगुलेटरी कंप्लायंस है उसको आसान बनाएं, डिजिटल पे करें। बार बार मुझे अपने शनाख्ती कार्ड को, एक मिसाल देता हूँ, हर वक्त वेरिफिकेशन कराता फिरता हूँ उसकी, ये ना करना पड़े। अभी मेरे एक दोस्त मैं देख रहा था, वो वीज़ा लिखवाने के लिए ये भी जाके वेरीफाई कराएं, वो भी मेक दैट लाइफ ईजियर। फिर वो कह रहे हैं कि जो मेट्रिक्स ऑफ इकोनॉमिक कोर्ट्स हैं, यानी कि पब्लिश करें कि क्या परफॉर्मेंस है उनकी इन डीलिंग विद दीज केसेस, इसमें भी कोई हर्ज नहीं है। टैक्स सिंप्लीफिकेशन स्ट्रैटेजी सामने रखें। यार ये तो मैं कब से कह रहा हूँ कि टैक्स भरने
करने के लिए जो लोग समझते हैं एटलीस्ट उनको तो नहीं जाना चाहिए लॉयर के पास। सो एग्जेम्पशंस, डिस्क्रेशनरी पावर्स कम करें, ये एक पॉलिसी रीथिंक है। मैं इसमें एक चीज ऐड करता हूं, डोंट थिंक ऑफ टैक्स इन पाकिस्तान एज कि जीडीपी, टैक्स टू जीडीपी, टैक्स टू जीडीपी। यार गेट आउट ऑफ दैट, थिंक अबाउट टैक्स मोराल। इमरान का टैक्स मोराल कितना बेहतर हुआ है कि इमरान साहब कहते हैं कि यार आई वांट टू पे टैक्स। टैक्स ट्रस्ट इन द सिस्टम कितना बेहतर हुआ है, टैक्स रिफंड्स। डू दीज थिंग्स, दैट विल इंप्रूव, bring the tax rates down, income, non-salaried, salaried and the manufacturing sector, वो भी तकरीबन यही बात कर रहे हैं। फिर ऑटोनॉमी दें, HR बेहतर करें, FPR की जो ऑडिट्स हैं उनको बेहतर करें। मैं हमेशा कहता हूं कि जो भी 5% ऑडिट FPR करती है और करने की कोशिश करती है, उसको जितना स्ट्रेंथन करेगी उनकी एनफोर्समेंट बढ़ेगी। फिर सप्लीमेंट्री ग्रांट्स उनको कम करें, इससे बेहतर बजटिंग होगी, जो बजट होगा उसके पैराहे में रहेंगे। और कोई कंटिजेंसी रिजर्व्स बना लें। You know, I've read this report in depth. ये चीजें तो हम सरकार में भी कहते रहे हैं। So one remembers, PSDP को क्लीन करें। कौन कहेगा PSDP को ना क्लीन करें? जो गैर जरूरी प्रोजेक्ट्स हैं, जो इंटर प्रोविंशियल प्रोजेक्ट्स नहीं हैं, उनमें से निकलें। प्रोविंसेस की अपने PSDP माशाल्लाह 3000 अरब पे चले गए हैं। रिस्क बेस्ड करप्शन मिटिगेशन प्लान फॉर जो हाई रिस्क एजेंसीज हैं बिल्कुल बना लेना चाहिए, ताकि करप्शन भी कम हो, लोगों का एतमाद बढ़े और जो लोग काम कर रहे हैं उनको काम करने का मौका मिले। आगे चलिए, ऑडिटर जनरल के ऑफिस को इंडिपेंडेंट करें। यार वो ऑडिट करते हैं ना पाकिस्तान का, उनको जितनी इंडिपेंडेंस देंगे, जितनी मेरिटोक्रेसी लाएंगे, बेहतर चीज है। AML, CFT, और यार हमने बहुत काम किया। यू नो, आई वाज विद द गवर्नमेंट जब हमने ये काम किया, हमने इतनी कंप्लायंसेस दी। अब वी आर इन अ मच बेटर पोजीशन। सो स्ट्रॉन्गर एसेट रिकवरी का अगर काम करना है फॉर द गुड ऑफ पाकिस्तान जरूर करना चाहिए। फिर जो वो कहते हैं कि ये डिक्लेयर करें एसेट्स किसके कितने हैं, आई मीन यू नो वी लिव इन अ एरा ऑफ ट्रांसपेरेंसी, वी मस्ट डू दैट। और आखिर में जो ओवरऑल प्रोसेसेस हैं अपॉइंटमेंट के इन की एरियाज, ये जरूर बेहतर करें। नंबर 15 इज क्लोजेस्ट टू माय हार्ट। इमरान भाई, मैंने हमेशा कहा है, देखिए पाकिस्तान का जो देरीना मसला रहा है, वी हैव नॉट बीन एबल टू अपॉइंट द राइट पीपल एट द राइट प्लेसेस। यू हैव टू ट्रस्ट दिस। पाकिस्तान में जिस तरह हम पब्लिक सेक्टर का मयार बेहतर करना चाहते थे, हम नहीं कर पाए। वी मस्ट एक्सेप्ट दिस फैक्ट। वी हैव नॉट बीन एबल टू ब्रिंग द प्रोफेशनल्स एंड डॉक्टर्स टू डू द सर्जरी दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। इससे ऑपरच्यून टाइम क्या होगा? 10 भाई करके आ रहे हैं, दुनिया भर के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं, फंड की एक एंगेजमेंट है, टाइम एंड स्पेस एंड मैक्रो स्टेबिलिटी मिली हुई है। वी मस्ट मेक द हेवीएस्ट डॉक्टर साहब, आपने ब्रीफली पूरी रिपोर्ट का अहाता किया है और आपने टैक्स कलेक्शन में क्या इस्लाहात करनी चाहिए, आपने इस पर भी रोशनी डाली है। और यकीनी तौर पर इस पर अगर अमल दरामद हो जाता है तो शायद ये पाकिस्तान के लिए मुस्बत होगा। आपसे इस एक और मौजू पर भी बात करना बड़ा ज़रूरी है। अमेरिका और सऊदी अरब के दरमियान अरबों डॉलर के मुआहदे हो रहे हैं, ऐसे में किसको क्या फ़ायदा है, पाकिस्तान इससे क्या फ़ायदा उठा सकता है, इस बारे में भी बताइएगा। मैं यू नो पाकिस्तान के बारे में आजकल ये कहता हूँ जब भी, यू नो व्हेन आई टॉक अबाउट पाकिस्तान, वेदर इट्स इन पाकिस्तान और अब्रॉड, कि टेल मी वन अदर कंट्री इन द वर्ल्ड व्हिच कैन शेक हैंड विद द US, शेक हैंड विद द होल ऑफ मिडल ईस्ट, KSA, China, with such a smiling face and have all the confidence in the world. I don't think कि कोई और मुल्क ऐसी पोजीशन में है। So इस तरह से अगर आप देखें तो इकोनॉमिक डिप्लोमेसी, फॉरेन डिप्लोमेसी में वी आर इन अ वेरी वेरी गुड प्लेस। सऊदी अरेबिया इज आवर यू नो बेस्ट फ्रेंड। अमेरिका के साथ एक अच्छा जिसे कहेंगे गहरा ताल्लुक है, डायस्पोरा है वहाँ पे, हम वॉर में उनके साथ रहे हैं, हमारे एक एक्सपोर्ट $7 अरब की है। सो वी हैव अ डीप रिलेशनशिप विद देम आल्सो। इट हैज बीन ट्रांजैक्शनल एट टाइम्स बट इट्स स्टिल अ गुड रिलेशनशिप। सो अगर हमारे दो दोस्तों की दोस्ती आगे बढ़ती है तो यू नो फॉर अ कंट्री लाइक पाकिस्तान इट्स गुड न्यूज़। हम माइंस एंड मिनरल्स, एग्रीकल्चर, IT और ITES, ये 3 चीजें हैं इन 2 ममालिक के साथ करते। और जो चौथी चीज हम इनके साथ करते हैं वो ये कि हम एक सर्विसेज एक्सपोर्ट करते हैं। आई वुड लाइक कि वो सर्विसेज पाकिस्तान में बन के एक्सपोर्ट हो। हम एक लेबर एक्सपोर्ट करते हैं जिसकी वो जाकर वहां पे सर्विस देते हैं और हमें रेमिटेंस भेजते हैं। आई थिंक दैट इज दी बॉल पार्क जिसमें हम काम कर रहे हैं। सऊदी अरेबिया के साथ हम बहुत सारे रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं। वो हमारे इस वक्त एक लेंडर भी हैं जिसकी हम रीप्रोफाइलिंग कराते हैं। $4-5 अरब उधर उनका पड़ा हुआ है हमारे पास, हमारी लेबर वहाँ पे है बहुत। अमेरिका के साथ टेक्सटाइल, लेदर,
फार्मास्यूटिकल, ITES, ये स्पेशल एक रिलेशनशिप है ऑफ एन एक्सपोर्ट, इसको बेहतर करना चाहते हैं। बट यार असल बात तो यहाँ आके रुक रही है ना मैम, घर ठीक करना है हमने, इसमें कोई दो आरा नहीं है। एक रिपोर्ट हमें जो बता रही है, क्या हमें वो मालूम नहीं है? हमें NFC करना है, हमें मालूम है कि हमने अपनी टैक्स मशीनरी को गियर अप करके इन्फोर्समेंट करनी है, हमें रिटेल, प्रॉपर्टी, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स का निफाज करना है। हमारा इन्वेस्टमेंट टू GDP 13.5-14 है, दुनिया भर से इन्वेस्टमेंट मांग रहे हैं, पर वो इन्वेस्टमेंट लाने के लिए अगर हम अपनी रेगुलेटरी अफेयर्स, अगर हम अपनी प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी, कनेक्टिविटी ऑफ द इकोनॉमी बेहतर करेंगे, बाहर से जो इन्वेस्टमेंट के लिए जाहिर है हमें अपने इन ग्राउंड हमें चीज़ें बेहतर करने की ज़रूरत है ना। तो आप समझते हैं कि क्या गवर्नमेंट इतनी अहल नहीं है, वो कुछ बेहतर नहीं कर रही, जिस वजह से हमारा मुआशी जो स्ट्रक्चर अभी IMF की रिपोर्ट में सामने आया है उसमें हम नाकाम दिखाई दे रहे हैं? तो इसमें तो फिर गवर्नमेंट की नाकामी भी खुलकर सामने आ रही है। So let's look through this, right? There are number of countries जो मैं आपके सामने रख सकता हूँ, वियतनाम, इंडोनेशिया, इंडिया टू सम एक्सटेंट, जो 80-90 की दिहाई में वहीं खड़े थे जहां हम खड़े हैं शायद। जिसका क्या मतलब है? इकोनॉमी पे एनर्जी सेक्टर है, किसके पास है? सरकार के पास है। एफिशिएंसी नहीं है, लॉसेस हैं। व्हाट डू यू वांट टू डू? यू वांट टू क्रिएट अ मार्केट ऑफ एनर्जी, जैसे कि आपकी मार्केट हमने बनाई। पाकिस्तान अथॉरिटीज ने डीरेगुलेट कर दिया मीडिया को। एक PTV था, अब 70 चैनल और हैं, कंपटीशन है, आप जैसे लोगों को नौकरी मिली है, कैमरामैन सामने खड़े हैं, प्रोड्यूसर सामने खड़े हैं, आप दोनों काम करते हैं, कंपटीशन देते हैं, तब आपको एड्स मिलते हैं। अगर ये सब कुछ ना होता, जस्ट इमेजिन कि ये सब कुछ ना होता, तो क्या इतनी नौकरियां निकलती? सो हमने इसी सेक्टर को डीरेगुलेट करके ठीक किया। बात यह है कि आज भी हम ये थोड़ा सा अगर बिलीव कर लेना कि ये जो सर्जरी है ना मैम, इसके लिए आपको लोकल स्पेशलिस्ट चाहिए जो कर सकें। अनफॉर्चुनेटली कंट्री स्टिल ट्राइंग टू रिलाई कि शायद कोई बाहर से आएगा, कोई ग्रोथ स्ट्रैटेजी लिख देगा, IMF आके कोई गवर्नेंस का मॉडल लिख देगा। वो आपकी कबाहतें, आपकी मुश्किलात तो बता सकते हैं, पर उनका देरीना हल तो आपने ही निकालना है, बिकॉज वो एक दिन पे मुहित नहीं है ना। आज मैं एक एक्शन लेता हूं आके ट्रेजरी सिंगल अकाउंट का, कल मैं दूसरा एक्शन लूंगा, मैं 17 सब्जेक्ट नीचे लेकर जाऊंगा, मैं पॉवर्टी रिलेटेड एक्सपेंडिचर को प्रोविंसेस से शेयर करूंगा, मैं अपने डेट की रीप्रोफाइलिंग करके डेट का बर्डन कम करूंगा, मैं अपने PSDP को क्लीन अप करूंगा। अब ये कह देना तो बहुत आसान है, पर दिस इज अ 1 to 2 year एजेंडा ऑफ एक्सपेंडिचर रिफॉर्म जो मैंने सामने रखा है। चैलेंजेस की बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, आप मुआशी चैलेंजेस की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान के मुतबादिल की तलाश के लिए हमने देखा कि अफगान रजीम जो है उनके एक वजीर दिल्ली पहुंच गए हैं, तो अब ऐसा लग रहा है कि शायद अब भारत के साथ तिजारत वाला मामला जो है अफगानिस्तान का वो होगा। तो आप समझते हैं कि पाकिस्तान के लिए ये कोई चैलेंज हो सकता है या आगे जाके कोई मुश्किल हो सकती है? That's a truly good question, right? Trade is Pakistan's future. इसमें मुझे कोई दोष मतलब आरा नहीं नजर आती। And we are in a great place to trade. Why? देखिए ना, एक तरफ चाइना है जो मर्जी बेचे उसको बनाकर, एक तरफ ईरान है, बाटा कर लें, एक तरफ कार कंट्रीज हैं, उनके साथ क्या करना है? ऑयल, गैस उनसे ले सकते हैं, वीट उनको बेच सकते हैं, लेदर गुड्स उनको बेच सकते हैं। सो यू नो नाउ एक ट्रेडिंग ब्लॉक मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है, जिसमें हमारी किसी से कोई झगड़ा नहीं है, बल्कि वो हमारे देरीना दोस्त हैं। तो पहले मैं हमेशा कहता हूँ यार, ट्राई टू मेक द बेस्ट आउट ऑफ व्हाट यू हैव अवेलेबल, देन वील पिक अप द फाइट वेयर वी नीड टू पिक अप द फाइट। अभी यहाँ पे मैं रुकता नहीं हूँ। सारे मिडिल ईस्ट की फूड सिक्योरिटी जो है, अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ा के ठीक कर लें। अगर आप ये कर लेंगे तो जो आपका फूड का नेगेटिव है, यानी 10 अरब डॉलर की इंपोर्ट करते हैं, 6-7 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट करते हैं, 4-5 अरब डॉलर का गैप है, ये गैप पूरा कर लें। पर घर ठीक करना पड़ेगा ना, वीट क्रॉपिंग ठीक करनी सारी क्रॉपिंग ठीक करनी पड़ेगी, क्रॉपिंग पैटर्न ठीक करने पड़ेंगे, शुगर केन में से मे भी निकलना पड़ेगा आपको। इस रिपोर्ट ने ये भी मेंशन किया है कि एक प्राइवेट सेक्टर एलीट कैप्चर है पाकिस्तान में, उन्होंने सेक्टर्स भी मेंशन किए हैं, उसमें से मे भी आपको निकलना पड़ेगा। ये सारे काम कर लेंगे ना, तो जो चीजें आपको मिल रही हैं, देन वील वरी के इंडिया के साथ अफगानिस्तान की क्या ट्रेड हो रही है। क्या मैंने चाइना, ईरान, कार कंट्रीज, मिडल ईस्ट, सऊदी अरेबिया एंड 19% यानी कि कम टैरिफ जो मुझे यूएस से मिला हुआ है, ये मैंने एक्सप्लोर कर लिए हैं फुली, देन आई विल वरी अबाउट समथिंग। पाकिस्तान ट्रूली टुडे इज इन अ प्लेस वेयर हार्ड वर्क इन 5 years, even this report says so, can get us going on the path of growth.
पर करेंगे ये, और अगर नहीं करेंगे तो देन अनदर फंड प्रोग्राम एंड स्टिल द स्टेलमेट जिसमें हम फंसे। ठीक है, बिल्कुल ये तमाम तर इस्लाहात करना पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है ताकि मुआशी लिहाज से दुरुस्त समत में जाया जा सके। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर खाकान नजीब, माहिर मुआशियात हमारे साथ मौजूद थे। नाजरीन, अभी वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे अंदरूनी वाक़यात में बैरूनी हाथ मुलव्विस होने का इल्ज़ाम, भारतीय मीडिया का वतीरा। इस पर बात होगी, स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाजरीन, भारतीय मीडिया की जानिब से साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर के एक बयान पर काफ़ी ज़्यादा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। उस बयान के बारे में सबसे पहले आपसे बात करते हैं। चौधरी अनवारुल हक ने अपनी तकरीर में भारत की बलूचिस्तान में दहशतगर्द प्रॉक्सीज़ को सख्त और मौसर जवाब देने की पॉलिसी का हवाला दिया था और ये याद दिलाया था कि मार्का हक में पाक फ़ौज ने भारत के ख़िलाफ़ मौसर कार्रवाई की। इस बयान को अब गोदी मीडिया जो है भारत का, वो तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहा है और भारत की जानिब से हमेशा की तरह प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। इस मामले पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक साहब। चौधरी अनवारुल हक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पहले तो इस बयान पर जो भारत जिस किस्म का प्रोपेगेंडा कर रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए जी, बिल्कुल लग़्व, झूठा और बेबुनियाद बयान है। दार हकीकत ये गुफ्तगू जो थी ये सारी मार्का हक के तनाजुर में की गई और जो मैंने गुफ्तगू की वो फिर अल्लाह के फजल करम से वो गुफ्तगू सच साबित हुई। त्यारे अभी भी उनकी गिनती दुरुस्त तौर पे सामने नहीं आई, 7 हैं या 8 हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मुसल्लह फ़ौज पाकिस्तान और उनकी जो मिलिट्री माइट है वो इस कदर मजबूत है कि ये ऑपरेशन सिंदूर करें या ऑपरेशन बिंदिया करें या निंदिया करें, जब भी ये पाकिस्तान की तरफ या आज़ाद जम्मू कश्मीर की तरफ मैली आंख से देखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला जो इनके साथ मार्के हक में ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में हुआ है उससे भी बदतर होगा। ठीक, अच्छा ये भी बताइएगा अनवार साहब ये फरमाइएगा कि अभी आपने मार्के हक का जिक्र किया तो एक मार्का आपके खिलाफ भी हुआ है जिसमें उन्होंने आपको वज़ारत उज़्मा के ओहदे से हटा के नया वज़ीर आज़म चुन लिया गया। इस मार्के के बारे में क्या फरमाएंगे? देखिए, ये इस मार्के को उस मार्के से मैच कोई नहीं है। वो मार्का दुश्मन की तरफ से था और ये जो अदम एतमाद की तहरीक थी ये मेरी अपनी ख्वाहिश थी। मैंने बरमला मुतअद्दिद दफ़ा ये बात कही कि ये सियासी करबला जो है इसमें पेश होने का फैसला मैंने किया। ये दुनिया की वाहिद अदम एतमाद की तहरीक थी जो 22 दिन तक रास्ते में कभी चाय पीती थी, कभी बैठी रहती थी, कभी रात गुजारती थी। इसको बड़ी मुश्किल से मैंने मुजफ्फराबाद तक पहुंचाया, वहां पहुंची, इस पर राय शुमारी को यकीनी बनाया। अगर असेंबली डिसॉल्व हो जाती तो आज मैं आपके सामने अबूरी वज़ीर आज़म की हैसियत से गुफ्तगू कर रहा होता। तो ये तो जो सियासी करबला है इसमें मैंने कूदने का फैसला खुद किया और इसलिए किया कि अगर मेरी ज़ात की नफ़ी से निज़ाम बच जाता है और जो आज़ाद कश्मीर में एक ऐसी इंतशार की कैफियत पैदा की गई है कि शायद जो मुझे ज़ाती तौर पर टारगेट कर रही थी और मेरे जाते ही आपने देखा कि एक्शन कमेटी वाली सारी सूरत हाल जो है उसमें ड्रामेटिक चेंज आ गई है और वो अब खुद ही डिफ्यूज़ होना शुरू हो गई है। तो अगर एक फ़र्द के जाने से निज़ाम की बका जो है वो मजबूत होती है तो ये अपने पाव गोश्त के लिए पूरी रियासत की भैंस मरवा देनी, ये कोई तरबियत याफ्ता सियासी कारकुन जो है कि उसको जेब नहीं देता। कि गवर्नमेंट जो है कानून लीग की जानिब से ये कहा जाता रहा कि कारकर्दगी की बिना पर आपको हटाया जा रहा है और तहरीक अदम एतमाद लाई जा रही है, तो आप क्या समझते हैं कि आपको ज़ाती तौर पर टारगेट किया गया है या फिर कारकर्दगी में कोई फ्लॉज थे जिसकी वजह से हटा दिया गया आपको? देखिए, कारकर्दगी के बारे में जो मैंने गुफ्तगू की ना, जो कारकर्दगी के बारे में अगर कोई सवालिया निशान हो तो वो गुफ्तगू की जाती है अदम एतमाद के दौरान। तो ये दुनिया में ये पहले अदम एतमाद थी जो टाइप हुई हुई थी, इसकी ओनरशिप कोई नहीं लेता था, लिखी किसने है। और उसमें उन्होंने एक नजरियाती इंतशार और पता नहीं एक दो इस तरह के और जुमले आईनी ढांचे को नुकसान पहुंचाने वाली गुफ्तगू की। तो नजरियाती जो है मेरा इंतशार, उसका तो बयन सबूत ये है कि जिस दिन मैं बना था और मेरे उतरने के 2 दिन बाद भी नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजेंद्र नाथ सिंह, रॉ, उनका जितना गोदी मीडिया है वो जब मैं वजीर आजम था तब भी मेरी जान को रो रहा था और जब मैं साबिक वजीर आजम हो गया तो उन्होंने वो जो तसलसल था अपनी नफरत का वो कायम रखा। तो अगर मैं नजरियाती इंतशार का शिकार हूं तो फिर मेरे अलावा आजाद कश्मीर में मुहब्बे वतन कोई नहीं है।
ये तो बात यहाँ क्लियर हुई। और दूसरी बात जो इल्जाम था कि जी आईनी ढांचे को नुकसान पहुंचा, तो अगर आईनी ढांचे को मैंने नुकसान पहुंचाना होता तो बैनुल अक़वामी दुनिया, मेरे जो डायस्पोरा के कश्मीरी हैं, जो मकबूजा कश्मीर, और मेरे जो आज़ाद कश्मीर के मेरे शहरी माएँ बहनें बेटियाँ हैं, उन सब ने जो मेरी तकरीर देखी, वो तकरीबन 6 लाख तो मेरे पेज से शेयर हुई और 4-5 लाख 10 लाख तक वो तादाद चली गई है। लोगों की आंखों में नमी आपका प्यारा चला जाए तो उसके लिए नहीं आती। मेरे लिए तो आज़ाद कश्मीर के नौजवान, मेरी माएँ बहनें बेटियां, उनके आंखों में आंसू आए, कहीं ज़ारो कतार रोए। तो आईनी ढांचे के लिए तो मैंने अपने इक़्तिदार की कुर्बानी दी, जो कि बिल्कुल छोटी कुर्बानी है, ये मानी नहीं रखती है। लेकिन अगर सियासी निज़ाम की बका जो है वो मजबूत हुई, और ये जो अवामी एक्शन कमेटी है इसमें बकौल अब 2 दिन से ये मैं बहस सुन रहा हूँ कि जी वो सियासी कारकुन थे वापस चले गए हैं, तो अच्छी बात है वापस चले गए हैं। तो अगर मेरे जाने से आज़ाद कश्मीर में सियासी निज़ाम मजबूत हुआ, इसमें बुराई क्या है? के लिए बनाई गई थी। आप भी यही समझते हैं कि अवामी एक्शन कमेटी फिर आपको ओहदे से हटाने के लिए बनाई गई थी? देखिए, आज मैं इस पर इसलिए कमेंट नहीं करता कि अवामी एक्शन कमेटी जिन्होंने बनाई थी और जिन मकासद के लिए बनाई थी, पहले 72 घंटों में वो इस बुरी तरह एक्सपोज हो रहे हैं कि जब ये लड़ाई शिद्दत इख्तियार करेगी तो ये बनने वालों का, बनाने वालों का नाम भी लेंगे, इन्हीं के अंदर से लोग उठेंगे और वादा माफवा भी बनेंगे। लेकिन चौधरी साहब खुलकर बात करें, आपको बात करनी चाहिए, क्योंकि हम तो यही टीवी पर सुन रहे हैं और देख रहे हैं कि गवर्नमेंट की जानिब से तो सारा मलबा आप पर डाला जा रहा है कि आपकी कारकर्दगी ठीक नहीं थी और आपको इस वजह से हटाया गया है। तो इस बारे में आपको खुलकर बात करनी चाहिए, अपना बयानिया पेश करना चाहिए। आप जो सुन रहे हैं और जो आप देख रहे हैं, जितना मैं खुल के बात करता हूं उतना शायद आज़ाद कश्मीर में कोई नहीं करता, क्योंकि जिस जगह पर आप बैठी हुई हैं ये सारी फेजेस मैं भुगता के गया हूं। आई वॉज वर्किंग एज अ वर्किंग जर्नलिस्ट, ये एनालिस्ट भी मैं रहा, एंकर पर्सन भी रहा। मैं तो बात को शुगर, मेरा तो अलमिया ये है कि मैं शुगर कोट करके करता नहीं, लेकिन चूंकि एहसास जिम्मेदारी के साथ सहाफत पे भी और सियासत पे भी यकीन रखता हूं। और आपको खुल के क्या बात करूं कि मैंने ये कहा कि अगर मेरे जाने से एक इंतशार की सिचुएशन जो मुझे भेजने के लिए पैदा की गई थी, अगर वो डिफ्यूज होती है तो इसमें बुराई क्या है? और इल्जाम तराशी मैं इसलिए किसी पे नहीं करता कि चीजें खुल रही हैं और मीडिया मेरे से ज्यादा जल्दी में तो नहीं है, सबसे ज्यादा मुतासर तो मैं हूं। तो मैं ये आपसे कह रहा हूं कि आने वाले दिनों में जो सवालात आप मुझसे पूछ रही हैं, ये तो पूछना चाहिए ना आपको अवामी एक्शन कमेटी के लोगों से कि जी आपने वजीर आजम को रुखसत करने के लिए बनाई थी, अगर बनाई थी तो वो रुखसत हो गए, चले जाएं। मसलन मैं जब था उस वक्त तो उनके हर एक के साथ मोबाइल फोन उनके मुंह पे लगा होता था और एंकर पर्सन उनके वो वीलॉगर साथ चल रहा होता था। आज जो उनका एग्रीमेंट है जो फेडरल गवर्नमेंट की मौजूदगी में हुआ, उसकी सबसे बड़ी वायलेशन हुई कैबिनेट में। कोई उनमें से नहीं बोला, ना उनमें से कोई बोलने के शायद काबिल भी नहीं रहा। तो चौधरी साहब जो जिस मकसद के लिए उनको लाया गया, उनको बनाया गया, फिर कोई साजिश के तहत ही कमेटी बनाई गई, आप फिर ये कहना चाह रहे हैं? देखिए, मैं ये नहीं कहना चाह रहा, मैंने साजिश का वर्ड यूज ही नहीं किया। जी सर, सियासत जो है पाकिस्तान की, अगर उसमें से साजिश का वर्ड निकाल दिया जाए तो सियासत में बाकी रह गया जाता है, सियासत ही फौत हो जाती है। और मैं सियासत को दफन करने के चक्कर में बिल्कुल नहीं हूं। मैंने तो आपसे खुद कहा कि मुझे इक्तदार को छोड़ने की ख्वाहिश 6 माह पहले पैदा हुई और उसके बाद मैंने यकीनी बनाया कि मेरे जाने से निजाम में कोई खराबी ना आए, स्मूथ ट्रांजैक्शन ऑफ पावर हो जाए, दायम आबाद रहेगी दुनिया, हम ना होंगे, कोई हमसा होगा, निजाम चलना चाहिए। अब नई हुकूमत आ गई है और जो आ गई है तो उसकी कारकर्दगी को देखते हैं कि वो कैसा लोगों की खिदमत करते हैं। जी फरमाइए। अनवार साहब, आपने हमेशा आइन की, जमहूरियत की बात की है। मैं वापस आता हूँ अवामी एक्शन कमेटी पे। बिल्कुल वक्त सारा कुछ साबित कर देगा, लेकिन कुछ चीजें क्योंकि आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता, तो अवाम और हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि अवामी एक्शन कमेटी जैसे जो प्रेशर ग्रुप बनाए जाते हैं, क्या आप समझते हैं कि किसी भी मुल्क या सूबे या इलाके के में जमहूरियत के पनपने के लिए या आइन की बालादस्ती के लिए ऐसे प्रेशर ग्रुप्स बनने चाहिए? इतना कमाल का सवाल है आपका, अगर मेरे नजदीक होते तो आपका माथा चूमता। और मैंने अभी आपको पहचाना है याकूब साहब, इसका जवाब आपसे ज्यादा बेहतर दे कौन सकता है? वैसे आप तो तजीज़ा निगार भी बैठे हैं, एंकर पर्सन की हैसियत से जवाब जानना चाहिए, इमरान साहब से जवाब जानना चाहिए। फिर इसका मतलब है मैंने कहा फिर इमरान साहब से जवाब जानना चाहिए। मेरा गला जी, इमरान साहब को जवाब देना चाहिए, मैं भी हमतन गोश हूँ।
सर मेरा गला शदीद खराब है, इसलिए मैं आपसे जानना चाहता हूँ। अच्छा, गुजारिश ये है कि हमारी जो जमहूरियत है उसका जो पौधा है वो अभी इतना तनावर नहीं हुआ, वो एवोल्यूशन के प्रोसेस से गुजर रहा है कि हम रियलिटीज को एक साइड पर रख के सिर्फ जमहूरी इक़्तिदार की बात करें। जब जमहूरियत की बुनियाद दो चीजों पे है, रूल ऑफ लॉ, अकाउंटेबिलिटी, और मैं उसमें एक चीज का इजाफा करता हूं, क्रेडिबिलिटी। जब सियासी कारकुनों में ये तीनों चीजें जो हैं मांद पड़ जाएं तो फिर बाकी फोर्सेस जो हैं वो ये गैप्स ब्रिज इन करती हैं। दिस इज हाउ इट वर्क्स। और हमारे मुल्क में ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जो पहली मर्तबा हुई है। हाँ, ये जरूर पाकिस्तान और आजाद कश्मीर की तारीख में पहली मर्तबा हुआ है कि जाने वाला जो वजीर आजम है उसने ना कोई बिलो द बेल्ट बात की आने वालों के खिलाफ और ना ही उसने बिलो द बेल्ट बात की सिस्टम के बाकी स्टेक होल्डर्स के खिलाफ। ठीक जी, ठीक है, ठीक। सर एक छोटा सा कमेंट आपसे इस पर भी लेना बड़ा ज़रूरी है। जिस तरह से आपने मार्का हक पर बयान दिया और गोदी मीडिया ने इसको दिल्ली धमाकों से लिंक कर दिया, जिसकी हम जाहिर है इस पर जितनी तनकीद की जाए वो कम है। सर अब दुबई एयर शो में हमने देखा कि भारत का एक जंगी तैयारा तेजस था जो गिरकर तबाह हो गया है और इस पर पाकिस्तानी मीडिया की जानिब से अफसोस का इजहार भी किया गया। लेकिन जिस तरह से आपके बयानियों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, अब इस तैयारे की जिम्मेदारी भी कभी भारतीय मीडिया आप पर तो नहीं डाल देगा? क्योंकि भारतीय मीडिया जिस किस्म का प्रोपेगेंडा करता है उसका कोई सिर पैर तो होता नहीं। देखिए, तैयारे की जिम्मेदारी मेरे पे इसलिए नहीं डाल सकते कि ये आजाद कश्मीर की हदूद में गिरता तो शायद डाल देते कि कोई मिसाइल टेक्नोलॉजी प्राइम मिनिस्टर के पास ऐसी आ गई थी साबिक के पास कि वो लेके तो चिड़ियों का शिकार कर रहा था तो आगे से वो तेजा आ गया। ये बेसिकली एक जो उनकी टेक्नोलॉजी है उसका फेलियर है। ये तो है टेक्निकल बात। और अगर सियासी बात की जाए तो ये मोदी का तकबर, उसकी फस्तायत, उसका जुनून, उसकी दीवानगी, उसकी मुस्लिम दुश्मनी, ये उसकी मौत है। और तेजा तो शायद वो दोबारा बन जाएगा, लेकिन ये जिस फैक्ट्री से मोदी बना हुआ है ये वो फैक्ट्री चूंकि मेरा ख्याल है गर्क हो चुकी है। तो अब इस हादसे के बाद ये जो दुनिया में अपनी टेक्नोलॉजी का डंडोरा पीटते थे, मैं समझता हूं कि अब एक नई शर्मिंदगी और एक नई अजीमत जो है वो इनका हिस्सा बन गई है और अब इन्हें इसी शर्मिंदगी और हजीमत के साथ ही जीना है। बिल्कुल, इन्हें इसी शर्मिंदगी और हजीमत के साथ ही जीना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आपका चौधरी अनवारुल हक हमारे साथ मौजूद थे और हमें बता रहे थे। नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम से हमें दीजिए इजाज़त। कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।